सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक निकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। सीख, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी।
इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले। उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी। और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सपकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। बादशाह अकबर प्राय भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल्लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल, देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की माँ का नाम था। वह समझ गए कि आलमपना दिल्लगी कर रहे हैं।
किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह, उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की माँ का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुना सुना रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर-उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखे इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो? उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे, जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया।
राजा ने कड़ती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन है? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था, इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे? कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले, उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ? पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो? ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है।
जो उसके भाई जैसा हो। हुसैफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसैफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था, लेकिन हुसैफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसैफ को दे दे, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं। वैसे ही बीरबल भी एक शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुममें भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझमें इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गा कर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता, वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है, और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं? क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारे। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी, जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफिंग, अर्थ तासु नाहिंग दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना,
अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुँचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन है, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए।